और बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो मिशन बंगाल पर निकलने वाले 40 घंटों के बाद 12 अप्रैल को बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेताओं में शुमार योगी आदित्यनाथ की बंगाल में चुनावी रैलियां शुरू होंगी, जिससे बंगाल का सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो सकता है, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान उनकी रैलियों से बीजेपी को फायदा पहुंचा था। स्ट्राइक रेट बेहतर है और अब एक बार फिर बीजेपी को बंगाल में योगी से ऐसे ही बदलाव की उम्मीद है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बंगाल की सियासी बिसात पर बीजेपी की जिस चाल का इंतजार था, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जिस बुलडोजर बाबा के लिए बंगाल के लोग बेकरार थे, वो बस आने ही वाले हैं। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। होगी बुलडोजर, होगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी की विदाई। सिर्फ 40 घंटे बाद यूपी के बुलडोजर बाबा का मिशन बंगाल शुरू हो जाएगा। कैलेंडर में जैसे ही तारीख 12 अप्रैल दिखाएगा और घड़ी की सुइयां जैसे ही 11:20 पर पहुंचेंगी, बंगाल के सियासी मंच से बीजेपी के धुरंधर का पंच लाइन सुनाई देगा। भारत माता की, भारत माता की। 12 अप्रैल से बंगाल में बुलडोजर बाबा की रैली शुरू होगी। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी बंगाल का उद्धार और विकास और सच्चा सौहार्द संभव है। वरना बंगाल जिस तरह से गर्द में जा रहा है वैसे जाता रहेगा। इस बार मौका है बंगाल की जनता के पास कि जनता सही फैसला ले और भाजपा को जिताने का काम करे। योगी जी हार जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को अपराध और अपराधियों के अंत के लिए जाना जाता है। योगी अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं कि यूपी में अपराधी या तो जेल में है या उनका राम नाम सत्य हो गया। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, वो भाग नहीं पाएगा। इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। और अब बंगाल में भी बीजेपी अपराध के खिलाफ इसी मॉडल को पेश करना चाहती है, जिसकी बानगी बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में नजर आ सकती है। 12 अप्रैल को योगी 3 विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें सोनामुखी, नंदा कुमार और कांथी विधानसभा शामिल हैं। साथ ही मालदा, पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में भी योगी रैली करेंगे। क्योंकि 2021 में इन सीटों पर योगी की रैली का अच्छा असर दिखा था। साथ ही उनकी रैलियों ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा दी थी। माना जा रहा है कि इस बार योगी के चुनावी भाषणों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर, दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक भगवा चेहरा हैं और हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते रहे हैं, तो उनकी रैलियां अगर बंगाल में होंगी तो निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच जो वहां खाई है, जो ध्रुवीकरण है, वो और बड़े स्तर पर होगा और इस ध्रुवीकरण का बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। साल 2021 में सीएम योगी ने ही 2 मई दीदी गई का नारा बुलंद किया था। इस बार उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। 2 मई दीदी जत्थे। देखना होगा कि इस बार योगी के तरकश से कौन सा तीर निकलता है और ममता बनर्जी के अभेद्य किले में कितनी सेंध लगाता है। बीजेपी ने 20 से ज्यादा जनसभाएं करने का पूरा प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का तय किया है। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान चुनावी समर में गर्मी और तेज होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह एक बार फिर सामने आई। लखनऊ से बाफिला गैंग ने करीब 3000 करोड़ की जमीन फर्जी तरीके से बेची, लेकिन बुलडोजर से भूमाफिया बच नहीं पाया। लखनऊ में बाफिला गैंग के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ।
एलडीए ने गोमती नगर विस्तार में अवैध तरीके से चल रहे मैरिज हॉल को बुलडोजर से बुलडोज किया। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। बुलडोजर इन एक्शन, बाफिला गैंग में टेंशन। पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले। लखनऊ में चला पीला पंजा, अवैध निर्माण मिट्टी में मिला। यूपी में जब बुलडोजर चलता है तो फिर अवैध कुछ भी नहीं बचता, चाहे वो अवैध मस्जिद मजार हो या फिर कोई मैरिज हॉल, चंद मिनट में सब मिट्टी में मिल जाता है। यूपी में बाबा के बुलडोजर के टारगेट पर अब सबसे बड़ा भूमाफिया गैंग आ गया है, जिसका नाम है बाफिला गैंग, जो लखनऊ और आसपास के इलाके में एक्टिव है। इस गैंग ने 3000 करोड़ की जमीन फर्जी तरीके से बेच डाली। बाफिला गैंग के काले कारनामों की हर डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जो लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके की है, जहां भूमाफिया वीरेंद्र कुमार सिंह ने 250 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर मैरिज लॉन बना लिया था। लेकिन जब एलडीए का बुलडोजर चला तो पूरा अवैध मैरिज लॉन जमींदोज हो गया। सबसे पहले बुलडोजर मैरिज लॉन के बाउंड्री वॉल पर चला। इसके बाद नंबर आया मैरिज लॉन में बने ऑफिस का। पहले इसकी सीढ़ियों पर बुलडोजर चला, फिर पिलर गिराया गया और देखते ही देखते 1500 किलो के पहलवान ने अवैध निर्माण की एक इंच उखाड़ फेंकी। ये मैरिज लॉन 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि इस मैरिज लॉन को भूमाफिया और गैंगस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह चला रहा था, जो बाफिला गैंग से जुड़ा था। दरअसल बाफिला गैंग जमीन घोटाले, फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के लिए कुख्यात है। ये गैंग लखनऊ के गोमती नगर और कई इलाकों में हजारों करोड़ के भूखंड घोटालों में शामिल रहा है। लोगों को प्लॉट और जमीन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगे। लेकिन अब बाफिला गैंग योगी फोर्स के रडार पर है। गैंग के कई सदस्यों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है और बुलडोजर भी स्टार्ट हो चुका है। जो चलेगा तो अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। इस पूरे मामले पे कल एलडीए ने संज्ञान लेते हुआ ये पूरा जो मैरिज हॉल आप देख रहे हैं, इसको बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। कहा यह जा रहा है कि इसकी पूरी जो कीमत जो आकी गई वो लगभग 122 करोड़ रुपए के लगभग थी और इस पर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। कैमरामैन गिरीश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। बुलडोजर के अलावा कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए योगी का एक और हथियार है, वो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा एनकाउंटर। अब योगी का ये मॉडल दिल्ली तक है, जिसके जरिए अपराधियों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। योगी मॉडल की गूंज अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति और तेजी के साथ होती पुलिस कार्रवाई अब एक नया नैरेटिव गढ़ रही है। दिल्ली में जहां हत्या के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, वहीं यूपी में भी बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में हत्या के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान लाल बाबू उर्फ लालू और कुंदन के रूप में की। जानकारी मिली थी कि आरोपी एक पार्क में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी की। लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही बदमाशों ने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। दिल्ली के रानीबाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाशों को गोली मारने के बाद में काबू किया गया और इसी लोकेशन पर मैं मौजूद हूं, जो कि रानीबाग का पार्क है। और इसी लोकेशन पर पुलिस को जानकारी मिली थी कि यहां पर वही दोनों बदमाश मौजूद हैं जिन्होंने की 9 अप्रैल की दोपहर को राजू नाम के शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी थी और वही दोनों बदमाश यहीं पर बैठे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश थी। साल 2023 में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। फुटेज चेक करने के बाद में पता चलता है कि कुछ आरोपी जो कि इसमें इन्वॉल्व थे, 2 लड़के,
वो पानी की टंकी अपीजे स्कूल के पास में वहाँ छुपे हुए हैं। तो टीम वहाँ पहुँचती है, जैसे ही टीम पहुँचती है तो दो लोग छुपे हुए थे। टीम को देखते ही टीम को उनको ओवरपावर करने की कोशिश करती है। पुलिस सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करती है, जिसमें 3 राउंड फायर करके दोनों के पैर में गोली लगी है। इधर उत्तर प्रदेश में भी बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरनगर में गौकशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुख्य आरोपी मशांत उर्फ सोना गोली लगने से घायल हो गया, जबकि शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से हथियार, कारतूस, गाड़ी और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसको तुरंत घायल अवस्था में CSC बढ़ाना भेज दिया गया है। और दूसरा बदमाश था जो गाड़ी में ही उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया, उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। वहीं लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में 25,000 के इनामी लुटेरे विपिन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। विपिन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो कई बड़ी चोरी की वारदातों में फरार चल रहा था। आत्मरक्षा फायरिंग में एक अभियुक्त विपिन को घायल हो गया और अन्य अभियुक्त कुलदीप यादव फरार हो गया। विपिन के पास से 2 चेन, 3 अंगूठी बरामद की गई है। साथ ही इनके पास जो बाइक घटना में प्रयुक्त की जा रही थी वो भी बरामद किया गया है। ऐसी ही कार्रवाई सुल्तानपुर में देखने को मिली, जहां नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक धर्मांतरण की जो साजिशें सामने आती थी, जबरन धर्मांतरण की, उनकी जड़ खोदने पर उनकी जड़ मदरसे या मस्जिदों में अक्सर दिखाई पड़ती थी। लेकिन अब पैटर्न बदला है। वो पैटर्न बदल करके अब टेक कंपनीज तक पहुंचा है। ऐसा ही मामला सामने आया नासिक से, जहां एक मल्टीनेशनल IT कंपनी में जबरन धर्म परिवर्तन की जड़ें देखी गई। एक्सपोज जब सामने आया तो एक खुफिया ऑपरेशन चलाने के बाद कारपोरेट कट्टरपंथियों पर लेडी सिंघम की रेड। नौकरी मांगने का बहाना धर्मांतरण गैंग को पकड़ा। महाराष्ट्र के नासिक की एक IT कंपनी में सुबह सुबह हंगामा खड़ा हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में महिलाओं के साथ शोषण और जबरन धर्मांतरण का खुलासा होते ही हिंदूवादी संगठनों ने ऑफिस कैंपस पर धावा बोल दिया। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये लव जिहाद का मुद्दा है। यहाँ पर जो हिंदू कार्यकर्ता है, इस वक्त वो जो बिल्डिंग है MNC बिल्डिंग, उसके दफ्तर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है वो उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मेन गेट तोड़ के वो इस वक्त यहाँ पर अंदर घुस गए हैं। पुलिस ने धर्मांतरण गैंग से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये खुलासा और आरोपियों के खिलाफ एक्शन इतना आसान नहीं था। जानकारी के मुताबिक कट्टरपंथियों ने साजिश के तार इस कदर कसे थे, जिन्हें सुलझाने के लिए पुलिस को भी बड़ा जाल बिछाना पड़ा। खबरों के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके लिए महिला पुलिस अफसरों की एक विशेष टीम गठित की गई। इन अधिकारियों ने कंपनी में नौकरी करने का बहाना बनाकर एंट्री ली। कंपनी में एंट्री के बाद स्पेशल महिला पुलिस टीम ने उन कर्मचारियों की पहचान की जो महिला स्टाफ के साथ अश्लील इशारे कर रहे थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने 40 CCTV चेक किए, जिसमें आरोपी लड़कियों को परेशान करते, गलत तरीके से छूते और अश्लील हरकतें करते पकड़े गए। महिला पुलिस टीम ने पीड़ित लड़कियों से बात करके उनका भरोसा जीता और उनकी शिकायत के बाद इस जघन्य अपराध में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हर चीज़ को रिकॉर्ड पे लाया जा रहा था CCTV के नज़रिए से, मोबाइल कन्वर्सेशन जो हुए थे उनके ज़रिए से। जब एक दिन एक मीटिंग के अंदर जब इसी तरह के अश्लील जो हरकतें होती हैं, जो लगातार शिकायतें मिल रही थी, तब ये जो खुलासा है इसका भंडाफोड़ होता। अब बंगाल की राजनीति के बाद तीसरे मोर्चे का खेल शुरू होता, उसके पहले खत्म हो गया। एक स्ट्रिंग वीडियो सामने आता है और वो स्ट्रिंग वीडियो ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी को तोड़ देता है। AIMIM अब अकेले मैदान में उतरने जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब बिखरेगा, ये ममता के साथ मजबूती से खड़ा होगा। बंगाल की चुनाव जंग अब और दिलचस्प और निर्णायक भी हो चुकी है। वोटिंग से पहले बंगाल में बड़ा खेल। बड़े मियां ने छोटे मियां का साथ छोड़ा। गठबंधन टूटेगा नहीं तो भाई बन के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए जब एक मंच पर हुमायूं कबीर और ओवैसी ने बंगाल के लिए तीसरे विकल्प का ऐलान किया था।
लेकिन बंगाल में वोटिंग से पहले इनकी जोड़ी टूट गई और इसकी वजह बना एक वायरल स्टिंग वीडियो, जिसने सियासी भूचाल ला दिया। वीडियो वायरल होते ही AIMIM ने तुरंत ही हुमायूं कबीर की पार्टी से दूरी बना ली, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। यही नहीं, AIMIM ने ट्वीट कर हुमायूं कबीर को आड़े हाथों लिया। पोस्ट में लिखा कि हुमायूं कबीर के खुलासों ने बंगाल के मुसलमानों की असुरक्षा को उजागर किया है। AIMIM ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं कर सकती जिससे मुसलमानों की गरिमा पर सवाल उठे। AIMIM ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन वापस ले लिया है। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि हुमायूं कबीर ने स्टिंग ऑपरेशन पर अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अरे भाई, क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है? आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। हुमायूं कबीर का स्टिंग सामने आने के बाद कांग्रेस और TMC भी हमलावर हो गई है। आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है? तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में। वो तो बीजेपी का पास में पैसा ले ले, हमारा कुछ वोट कटने का कोई मतलब था? मुस्लिम वोट कोई नहीं जाएगा। मुस्लिम पीपुल्स ममता बनर्जी का डिपेंड करता है। खुद को बंगाल का ओवैसी कहने वाले हुमायूं कबीर बंगाल के रण में अब अकेले पड़ गए हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी जिस एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक पर बाबरी गैंग ने नजर टिका रखी थी, अब वो बिखर चुका है। हुमायूं कबीर और ओवैसी की राहें जुदा हो गई है और ये बात TMC के लिए राहत से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है बंगाल चुनाव पर जी न्यूज के खास शो चुनावी दूरबीन का, जो आज पूर्वी मेदिनीपुर जिले के एगरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। एगरा को TMC का गढ़ माना जाता है। तरुण कुमार मैती TMC के उम्मीदवार हैं। टक्कर देने के लिए बीजेपी की तरफ से सुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी मैदान में है। लेकिन एगरा सीट का माहौल क्या है, ये दिखाने जा रहे हैं आपको चुनावी दूरबीन के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं पश्चिम बंगाल में घूम रहा हूँ और पश्चिम बंगाल के चुनाव को दूरबीन की नजर से देख रहा हूँ। अब बाबू मशाई आए हैं तो बंगाल का चुनाव तो बताएंगे। ये दूरबीन है, मुझे ये बताइए, इसमें बताइए इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है आपको? बीजेपी को। बीजेपी का पास एक ही मुद्दा है। कौन सा? बेरोजगारी। हाँ, उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? वो तो हम लोगों का संकल्प पत्र आज जारी कर दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी, देश की नेता अमित शाह जी ने आज संकल्प पत्र में बोल दिया है। तो गाय का तस्करी, इसको हम लोग बंद करेंगे और अंदर लेके आएंगे। जो गाय की तस्करी करेगा, हाँ, वो कहाँ जाएगा? वो जेल पे जाएगा, जेल पे। गौ तस्कर जेल में दिख रहा है? जेल में पूरा जहाँ। हाँ, वहाँ चिकन मटन नहीं मिलेगा, हफ्ता में एक दिन मिलेगा कुछ, बस जस्ट नॉर्मल खावर। पार्थो चटर्जी को 2 किलो वेट बढ़ गया है एजुकेशन स्कैम में। मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। हाँ। लोग कह रहे थे मुझसे, आप देखिए ये यहाँ के लोगों की जमीनें कौन हथिया रहा है, कौन कब्जा कर रहा है? TMC वाला दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। 4 तारीख के बाद किसकी सरकार बन रही है और ममता कहाँ जाती दिख रही है? बंगाल में मोदी जी का सरकार डबल इंजन सरकार बनेगा, सनातनी मुख्यमंत्री बंगाल में बैठेगा। और ममता कहाँ जा रही है? ममता कहाँ जा रही है? जेल में। देखिए उसको जाना तय है। हाँ, कहाँ जा रही है? वो तो बाद में, अभी डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखी। बंगाल में गदर कौन कर रहा है, ये तोड़फोड़ कौन कर रहा है, मारपीट कौन? खुद बोल रहा है। मैं एक संप्रदाय को बोलूंगा तो 10 मिनट के अंदर
बंगाल में तस नस हो जाएगा। अभी मोथाबाड़ी में क्या हुआ जुडिशियल ऑफिशियल लोगों का साथ, उसका भी अभी क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश क्या बताया। देखिए ना NIA का तदंत में क्या आ रहा है, आगे वाला दिन बोल देगा। मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो भारतीयत्व में विश्वास करता है, हम लोग उनके साथ हैं। जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज का साथ जो जुड़ा हुआ है, गदर कर रहे हैं, उनका खिलाफ है। सुबह लेंगे, शाम को। थैंक यू सो मच, बताइए भैया, काम वाम मिल रहा है नहीं मिल रहा? किधर काम मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्या है? इसको पकड़िए, ये दूरबीन है, ये बताइए यहाँ के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ममता दे रही है नहीं दे रही? नहीं दे रहे है ना। क्यों नहीं दे रही ममता काम? ममता काम देगा तो हम लोग करेगा। की बार कौन दिख रहा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आपको? ममता या कोई और है? ममता कहाँ है कुर्सी पर? ममता का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ममता नहीं दिख रही? नहीं दिख रहा। कौन दिख रहा है फिर कुर्सी पर? अभी तो जय श्री राम दिख रहा है, मतलब मोदी जी का दिख रहा है। जय श्री राम दिख रहा है? बीजेपी को सब दिख रहा है। तरुण कुमार मैत्री जी हैं, थामी है, और बताइए अधिकारी प्रदर्श क्या कर रहे हैं 4 तारीख के बाद? 4 तारीख में वो हार जाएंगे, TMC जीतेगा। पक्का? पक्का। कहाँ चले जाएंगे फिर वो वापस he will return to his home। अच्छा, इसमें देखिए, और मैं अभी कुछ देर पहले दिव्येंदु अधिकारी से मिला था, आप हंस रहे हैं देख के, वो कह रहे थे हम रामराज चला रहे हैं। रामराज? हाँ। रामराज क्या है? दिल्ली में तो बीजेपी का सरकारी है, तो সেখানে কি রামরাজ্য দেখছে? গ্যাসের দাম বেড়ে গেছে, বেরোজগারিতে ভরে গেছে, বিভিন্ন রাজ্যে আদিবাসী এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের উপরে, দোজ হু আর ব্যাকওয়ার্ড ক্লাसेस, তাদের উপরে টর্চার হচ্ছে। ये मैंने मैनिफेस्टो देखा, आपका भी देखा, और इससे भी देख लेता हूँ, उनका वाला बीजेपी वाला देख लेता हूँ। आपने कहा महिलाओं को हम देंगे और बेरोजगारों को 1500 से 1700 रुपए देंगे, और वो कह रहे हैं हम 3000 रुपए देंगे। ये तो मुफ्तखोरी बढ़ रही है बंगाल में। 15 लाख रुपए दिया क्या? 15 लाख रुपए वो 3000 টাকা দেবে, এটা কে বলেছে? बीजेपी। बीजेपी क्या? बीजेपी नहीं बोला, मैनिफेस्टो नहीं, मैनिफेस्टो में 3000 रुपए बताया है। मैं अन्नपूर्णा योजना इतना सारी स्टेट में बीजेपी है, कहाँ पर दिया है? ये आपको एक बात पता चली, ब्रेकअप हो गया है पश्चिम बंगाल में 2 नेताओं। आपको पता चला किस किस का ब्रेकअप? लड़ाई, they are fighting among themselves for the position of the opposition leader, nothing else। मैं तो बताइए ब्रेकअप किस किस का हो गया? एक 2 लोगों का हो गया, एक हुमायूं कबीर का और ओवैसी का। तो इससे किसको फायदा है और किसको नुकसान? আপনারা দেখেছেন কদিন আগে বেরিয়েছে একটা খবর যে হুমায়ুন কবির 1000 কোটি টাকা নিয়েছিল বিজেপির কাছ থেকে। सुदिन में समझा दीजिए, ये ब्रेकअप से आपको फायदा हो जाएगा कि नहीं हो? वो ब्रेकअप हो कि ब्रेकअप नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी CM बनेगा 250 सीट लेके। इस बार सबसे बड़ा एजेंडा आपको क्या दिख रहा है कि जैसे यदि आप सत्ता में आ जाएंगे तो ये कर देंगे? क्या दिख रहा है बता दीजिए, क्योंकि तो हमारा दीदी तो इश्तेहार में जो मैनिफेस्टो है उसमें एक एक करके 10 प्रॉमिसेस दे दिया। एक बार आखिरी बात, इसको आंखों में लगाइए, तो मैं और आप दोनों देखते हैं। ये बताइए इसमें आप फिर से लगाइए, कौन सा राज्य दिख रहा है? बीजेपी वाला राम राज्य या फिर कोई दूसरा दिख रहा है? तो TMC वाला रामराज है। TMC वाला, ममता वाला। बंगाल के वोट युद्ध के बाद अब बात मिडिल ईस्ट के युद्ध की। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के जंगी जुनून ने दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा किया था। इस जंग में शांति दूत बनकर कूदा पाकिस्तान अब खुद को दुनिया का मसीहा साबित करने की कोशिश में था, लेकिन अब पाकिस्तान के एक बड़बोले नेता ने सीज फायर की हर संभावना को मानो खत्म कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के खिलाफ एक ऐसी बात कही जिससे इजराइल नाराज हुआ और पाकिस्तान और इजराइल के बीच में एक नया फ्रंट खुल चुका है। नेतन्याहू की जंगी तेवर ने पाकिस्तानियों का भी दिमाग खराब कर दिया और अब पाकिस्तान की आवाम और जिन्ना लैंड के हुक्मरान सबने इजराइल के खिलाफ वर्ल्ड वॉर छेड़ दिया है। सुन रहे हैं आप, जिन पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, वो पाकिस्तानी इजराइल में घुसकर नेतन्याहू को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। सवाल है कि आखिर इन गरीबों के पास इतना हौसला आया कहां से?
तो इसका जवाब है पाकिस्तान के दगे हुए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये ट्वीट। ख्वाजा आसिफ के हौसले की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन पहले ख्वाजा साहब के ट्वीट का मजमून देखिए। ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार की रात 10:02 पर सोशल मीडिया पर लिख डाला, निर्दोष नागरिकों को इजराइल द्वारा मारा जा रहा है। पहले गाजा में, फिर ईरान में और अब लेबनान में रक्तपात लगातार जारी है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी भूमि पर इस कैंसर जैसे राज्य की स्थापना की, वो नरक में जले। अब इसे ख्वाजा आसिफ का सूखा नशा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि जैसे ही ख्वाजा ने इजराइल को कैंसर कहा, बवाल मचा और इजराइल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इजराइल के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार द्वारा लगाए गए इन खुलेआम यहूदी विरोधी आरोपों को इजराइल बहुत गंभीरता से लेता है। यहूदी राज्य को कैंसर कहना असल में उसके विनाश का आह्वान करना है। इजराइल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जो इसे नष्ट करने की कसम खाते हैं। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि इजराइल की कसम पत्थर पर लकीर की तरह है, और जैसे ही इजरायली विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क कहते हुए अपना अगला टारगेट सेट किया, ख्वाजा आसिफ के होश भी ठिकाने आ गए और उन्होंने सबसे पहले अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल के पीएम ऑफिस ने भी पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद निंदनीय है। ये ऐसा बयान नहीं है जिसे किसी भी सरकार से बर्दाश्त किया जा सके, विशेषकर उस सरकार से जो खुद को शांति का निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा करती है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मुनीर की हाइब्रिड सरकार के रक्षा मंत्री ने इजराइल के खिलाफ ऐसी बयानबाजी की है। कुछ दिन पहले नेशनल असेंबली में भी ख्वाजा आसिफ इजराइल को पाकिस्तान का दुश्मन बता चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ की ऐसी बातों ने शहबाज और मुनीर के नोबेल प्राइज के सपने पर करारी लात मारी है, क्योंकि पीस टॉक को ठेंगा दिखाते हुए इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए, ईरान ने लेबनान पर हमले को साजिश बता दिया और ईरान ने इस्लामाबाद पीस टॉक को ही खारिज कर दिया। यानी कुल मिलाकर मामला अब कुछ यूं है कि पाकिस्तान ना घर का है ना घाट का। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने पाकिस्तान को मोहरा बनाकर सीज फायर का तमाशा तो रचा था, लेकिन इस वाक युद्ध ने इजराइल और ईरान दोनों को भड़का दिया है। और अब कभी भी पाकिस्तान पर इजराइल का मिसाइल उड़ता हुआ आ जाए तो दुनिया को भी हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान और अमेरिका में सीज फायर या मिस फायर, ये सवाल बना हुआ है। सवाल इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से पहले दोनों तरफ से माइंड गेम शुरू हो गया। ईरान कह रहा है कि उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले तो अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत चाहता है। ये दोनों कंपैरिजन मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं। ये दोनों कंपैरिजन देखिए, ईरान चाहता है कि यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले तो अमेरिका चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अंत होना चाहिए। पहला पॉइंट है जहां पर क्लैश हो रहा है। ईरान लेबनान में सीजफायर पर जोर दे रहा है तो अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता सीमित करने पर जोर दे रहा है। ईरान फिर हमले ना करने की गारंटी मांग रहा है तो अमेरिका हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से मुक्त करने की मांग पर अड़ा है। ईरान आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग पर है, लेकिन अमेरिका प्रॉक्सी ग्रुप की मदद करने बंद करने को कह रहा है। सबसे ज्यादा पेंच है लेबनान और हॉर्मुज को लेकर। ईरान वर्सेस अमेरिका, सीज फायर या मिस फायर। कौन सीज, कौन फायर, क्या है ट्रंप की डिजायर? एक तरफ अमेरिका सीज यानी शांत है, लेकिन इजराइल फायर यानी फुल एक्शन में है, जिसका नतीजा यह है कि लेबनान में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का नेतन्याहू ने जो संकल्प लिया है उस दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं इस बीच ईरान ने माइंड गेम खेला और साफ साफ अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ना सीज फायर होगा और ना ही किसी जहाज के लिए हॉर्मुज खोला जाएगा। लेकिन बातचीत के पहले ईरान के इस माइंड गेम के जवाब में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अल्टीमेटम दिया कि हॉर्मुज से तेल की आपूर्ति जल्द शुरू हो जाएगी, चाहे इसमें ईरान शामिल हो या नहीं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर्स से फीस वसूली कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसे फौरन रोक देना चाहिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ईरान की मदद या उसके बिना भी तेल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की आवाजाही के मामले में बेहद खराब काम कर रहा है। हमारा समझौता ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में हॉर्मुज आग का दरिया बनकर उभरा है, यानी ईरान और अमेरिका के बीच जंग का सबसे बड़ा रणक्षेत्र, जिस पर ईरान का टोटल कंट्रोल भी है। और उसकी वजह क्या है, ये भी समझ लीजिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत संकरा है, इससे गुजरने वाले तेल टैंकर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। अपने सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है। ईरान अपने तट से ही टारगेट को तब तक भेज सकता है जब तक कि उसे अमेरिका के सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी ना रोक पाए। ईरान की नेवी के पास हॉर्मुज में शक्तिशाली समुद्री माइन का जाल बिछाने की क्षमता है, मगर ये माइन फटते हैं तो उनमें सबसे बड़े टैंकर भी पल भर में डूब सकते हैं। साथ ही हर हमले में लाखों डॉलर का माल भी नष्ट हो सकता है। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज एक शुल्क का भुगतान करें। इस रास्ते से टैंकर ले जाने वालों को प्रति बैरल लगभग $1 का भुगतान करना पड़ सकता है। हर जहाज में 20 से 30 लाख बैरल तक तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल अमेरिका को प्रेशर में डाल रहा है, तो इजराइल भी लेबनान पर हमले कर ईरान को टेंशन दे रहा है। यानी बातचीत से पहले अगर सीज फायर टूटता है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके मुकद्दर में बेइज्जती और शहबाज मुनीर की हरकतें भी ऐसी कि अब खुद पाकिस्तान की आवाम इनकी बेइज्जती किए बगैर रह नहीं पा रही है। सीज फायर के नाम पर पाकिस्तान के इन लोगों ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसे हजम करना, जिस पर विश्वास करना पाकिस्तानियों के लिए संभवतः नामुमकिन है। और अब पाकिस्तानी खुद अपने इन हुक्मरानों के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को मक्खन लगाया, खलीफा को अपना रहनुमा बताया, इजराइल की टीम में भी दाखिल हो गए और सीज फायर के नाम पर नोबेल प्राइज का सपना भी बुन लिया। यानी शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने दुनिया को बेवकूफ और खुद को सयाना साबित करने का हर हथकंडा अपना लिया। मिडिल ईस्ट की वॉर में सीज फायर का तड़का लगाया, लेकिन ये कायर जोड़ी अपनी आवाम को छका नहीं पाई और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम ही अपने हुक्मरानों को धो धो कर पीट रही है।